बंद हो गया अपने आप से। ओके जितिन जी कैमरा ऑफ कर रहे हैं और चीजों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। आप जो पिछली एक दो क्लास में अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आज हम उन चीजों को समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं और चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट स्टॉक जिसको लेके हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारे को अच्छे रिटर्न्स भी दे रहे हैं, हम उसी की बात करते हैं और चलते हैं उसी स्टॉक की तरफ। एसबीआई की बात नहीं कर रहा सर, चलिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कर रहा हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, BOM, महाबैंक। सर इस पर से ना मैं पहले सारे के सारे जो है ना सब चीजें हटा देता हूँ, सब चीजें इस पर से डिलीट मार देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। सब कुछ डिलीट हो गया। हम सबसे पहले चलते हैं सर ईयरली के टाइम फ्रेम पे। ईयरली के टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक ये वाला सप्लाई जोन हमें दिखता है ईयरली के टाइम फ्रेम पे। ये वाला एक सप्लाई जोन है ईयरली के टाइम फ्रेम पे, इसको हम रेड मार्क कर देते हैं एक बार के लिए। लोकेश आज हम बहुत स्लो चलेंगे, जहां आपको लगे मैं तेज हूं मुझे टोक देना, वहीं पर ही हम स्लो हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है जी, धन्यवाद। ये ईयरली का एक सप्लाई जोन, उसके पीछे अगर मैं मार्क करूं तो ये ईयरली का ये दूसरा सप्लाई जोन। एक्चुअल में इसको मार्क करने का तरीका ये गलत होगा, इसको अगर सही तरीके से मार्क किया जाए तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रैली बेस ड्रॉप। तो मैं इतना बड़ा बेस अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो अजीब सा ही लगेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बेस कैंडल की सिर्फ और सिर्फ विक को पकड़ के ड्रॉ कर रहा हूं। ये नहीं कि बैक टू बैक दो ईयरली के सप्लाई जोन है, लेकिन देखा जाए और समझा जाए तो जो हमने पहले सप्लाई जोन ड्रॉ किया है और जो अब ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बने। क्या इस बात को हम बोल सकते हैं कि दोनों सप्लाई जोन जो है एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बने? जितिन सर, लोकेश सर, थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे आज के सेशन में। हाँ जी सर, बोल सकते हैं। जी इसके ऊपर सर एक और ये ईयरली का सप्लाई जोन है, इसको भी मैं विक टू विक पकड़ रहा हूँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तीन ईयरली के सप्लाई जोन है और तीनों बैक टू बैक एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बने, इधर कोई भी फ्रेश ईयरली का सप्लाई जोन नहीं है। तीन है, तीनों बैक टू बैक एक दूसरे के रिफ्लेक्शन से बने हैं और प्राइस लगभग 60-61 रुपए से 97 रुपए तक एक बार गई होगी और 60-61 से नीचे आना शुरू हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं ईयरली का डिमांड जोन, तो चाहे तो मैं इस बेस कैंडल को पकड़ के कर लूं या बिल्कुल ये नीचे वाला एरिया जहां से प्राइस ने मूवमेंट ली है, तो यहां से एक अपमूव प्राइस ने देना शुरू किया जो कि लगभग 13 रुपए के लगभग का था और 13 रुपए से प्राइस आज बढ़ के 38 हो गई है। तो क्या इस वाले एरिया को मैं डिमांड जोन मान सकता हूं? अब आप कहेंगे यहाँ पे हमें कैंडल एक्साइटिंग नहीं दिख रही, तो मैंने आपसे इस बारे में कहा था कि आप मेजर टूल का इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार मेजर कीजिएगा कि अगर वो कैंडल 20% या उससे बड़ी है, 20% से बड़ी है, तो हम उसे एक्साइटिंग कैंडल ट्रीट कर सकते हैं, खासतौर पर वो एनुअल की अगर हो तो। ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक की है, 46% की कैंडल है, तो क्या इस कैंडल को सिर्फ बॉडी टू बॉडी जो हमने मार्क किया, क्या कंसीडर करना चाहिए? लोकेश सर, 46% को क्या आप अच्छा मूव मानते हैं? हम 20% को भी ले लेते काफी हैं, होता है, 46 तो काफी होता है। है ना? तो इसलिए हमने इसको बेस माना और ये तीनों को हम एक्साइटिंग कैंडल मान रहे हैं। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल एक बार अपमूव देखूंगा तो ये बहुत बड़ा अपमूव है, बहुत बड़ा अपमूव है। ये बॉटम से लेके जहां पर आज मार्केट में प्राइस खड़ा है 391% का अपमूव, यानी कि लगभग 4 गुना पैसा हो गया है। तो इस मूव को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए बॉटम का एरिया मैंने ईयरली मार्क कर लिया। अगर मैं इसको साधारण शब्दों में बोलूं तो प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है और उसे ऊपर जाके रोकने के लिए कोई भी ईयरली का फ्रेश डिमांड सप्लाई जोन नहीं है। क्या यहां तक की बात हम एग्री करते हैं? जी सर। अब हाफ ईयरली पे चलते हैं। हाफ ईयरली पे ये बॉटम का एरिया
एक डिमांड जोन और क्रिएट होता है। मतलब प्राइस बिना ईयरली के डिमांड जोन में आए, अगर आप इन 5 बेस कैंडल को मानो तो आई है, यहाँ पर एक हाफ ईयरली का और डिमांड जोन क्रिएट करती है। दैट मीन्स कि 6 महीने तक लगातार इस एरिया में बाइंग हुई है। तो यहाँ पर हम एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। और फ्रेश डिमांड जोन है, क्या ये वाला हाफ ईयरली का डिमांड जोन अभी तक टेस्ट हुआ दिखता है आपको? नहीं। नहीं, बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन है। और फ्रेश डिमांड जोन को रोकने के लिए हाफ ईयरली के कम से कम सप्लाई जोन की हमें नीड है। तो हाफ ईयरली पे एक सप्लाई जोन ये दिखता है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, क्योंकि उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी ये इसी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही। तो क्या आप इसे फ्रेश जोन मानेंगे? वो तो फ्रेश है। ये फ्रेश है हाँ, क्योंकि प्राइस टेस्ट नहीं हुआ उस लेवल तक अभी। सर। ये देखिए ना, ये टेस्ट हो तो गया, जैसे लेग आउट बनी, लेग आउट के बनने के इमीडिएट बाद ही तो टेस्ट हो गया। ये ग्रीन कैंडल बीच में घुस के बनी है, ये रेड कैंडल बीच में घुस के बनी है। मगर अगर हमने जिस तरीके से वीक टू वीक मार्किंग करी उस हिसाब से तो नहीं हुआ ना। सर जैसे मैं अगर इसको लेग इन मानता हूँ, इस रेड को बेस मानता हूँ और इसको लेग आउट मानता हूँ, तो लेग आउट के बाद प्राइस अगर एक बार भी प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर जाती है तो हम उसे टेस्टेड जोन मानते हैं। यहाँ प्राइस एक बार और एक दो बार टच कर चुकी है, तो क्या इसे टेस्टेड जोन मानना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर अगर पूरा मान रहे हैं उसको बॉडी से, मतलब पूरी पूरी मार्किंग करें तो नहीं है, तो टेस्टेड है, सॉरी। टेस्टेड है ना? तो इसको हम हाफ ईयरली का अच्छा सप्लाई जोन नहीं मान सकते, छोड़ देते हैं इस बात को। ये जो पीछे जो एक और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बना था, जिसमें मैं इस ग्रीन कैंडल को भी अगर मैं बेस मान लूं, इसको लेग इन मान लूं, इसको लेग आउट मान लूं और इसको भी लेग आउट मान लूं, तो क्या ये ग्रीन वाले की प्रॉक्सिमल लाइन भी इसी की रिफ्लेक्शन से ये वाला हाफ ईयरली का सप्लाई जोन नहीं बना, जो भी हम जिसकी बात कर रहे थे? वो उसका तो बना है ना? तो मतलब हाफ ईयरली पे कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है, बस ये ऊपर वाला एरिया ही है जिसको हम बोल सकते हैं हाफ ईयरली का फ्रेश है। पर वो भी यहाँ पर आके टेस्टेड हो गया, ये वाली विक ऊपर तक गई थी यहाँ तक, और ये हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन बना ये इसीलिए बना क्योंकि प्राइस एक बार के लिए ईयरली के सप्लाई जोन को टच करके आ गई थी। तो हाफ ईयरली पे कोई भी फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है। क्या ये बात हम बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं, मगर सर एक बार वापस एनुअल वाले पे जाएंगे, ईयरली वाले पे। लीजिए सर। तो इसमें जैसे हमने इतनी बड़ी बेस कैंडल को ग्रीन वाली राइट साइड में जो हमने इसको डिमांड जोन माना है, तो ऐसे तो यहाँ पे भी डिमांड जोन बन रहा है, जो जिसमें हमारा सप्लाई जोन बन रहा है, जिसमें प्राइस मूव इतना तगड़ा आया है। ये वाला बोल रहे हैं सर आप? नहीं नहीं सर, ये बीच में रिसेंट वाला, ये जो 4-5 बनी है अभी ये कैंडल, जिसमें ये से चारों पांच ये बेस, हाँ, ये 4 ये बेस लग रही देखो है सर, जिसमें, हाँ प्राइस जी। जब 49 से कम होके 13 तक आ रहा है, तो इसमें कोई एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिख रही है। ये वाला एरिया है जिसको आप सप्लाई जोन बोल सकते हो। लेकिन इस ये वाली जो लेग आउट है, हमने क्लोजिंग कंसेप्ट में पढ़ा था कि हमारी लेग आउट जो है वो लेग इन के कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ये लेग आउट आपको लेग इन के कंपैरेटिवली बड़ी दिख रही है या बेस कैंडल के ही रेंज में दिख रही है? नहीं, है तो रेंज में, मगर सर ये देखो ना प्राइस कहाँ से कहाँ तक ले गई है, वही वाली। चलो सर प्राइस का भी देख लेते हैं, हमारे पास मेजर टूल है, हम यहाँ से मेजर करें। हाँ अगर आप जी। डाउन मूव देखोगे तो 47% का डाउन, 85% का डाउन है। ठीक है सर? तो ये ना, 5 चल रहा है, मुझे हाफ 6 चल ईयरली रहा में यहाँ पर कोई क्लियर सप्लाई जोन नहीं दिखता। अगर दिखता भी है तो लोकेश आपकी बात मान के ना, हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन अगर ड्राफ्ट करने चलते हैं, तो जैसे मैं ड्राफ्ट करता हूँ और ये रेड कैंडल पे आता हूँ, तो ये पहली ये वाली रेड कैंडल इसको टच कर चुकी है, दूसरा ये वाली रेड कैंडल इसको टच कर चुकी है, तीसरा ऑलरेडी प्राइस इस एरिया में चल रहा है, मतलब 2 बार ऑलरेडी ये वाला जोन टेस्टेड। तो क्या मैं है। इसको कंसीडर करूं? अंधा तो नहीं, मैं वैसे ही जानना चाह रहा था कि कितना मूव है उसमें, देखना चाह रहा था कैसे, हाँ, वो जैसे कि डिम। 80% का मूव है, पर मुद्दा ये है कि ना 2 बार टेस्टेड है यार, 2 बार टेस्टेड सप्लाई जोन को हमने नहीं लेना। हमने अभी जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेश सप्लाई जोन ही लेंगे। लेकिन चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि लोकेशन अगर आपकी 25% तक टेस्टेड है, तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। 25% से कम टेस्टेड है और 25% से ज्यादा टेस्टेड है तो आप उसे कंसीडर
बिल्कुल नहीं करेंगे, कम टेस्टेड है तो कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ईयरली का सप्लाई जोन बना है सबसे ऊपर वाला, अगर मैं इसके 4 इक्वल पार्ट करूं, 4 इक्वल पार्ट करूं, तो वैसी आंखों से देख के देख लो यार, 25% के करीब ये टेस्टेड है, 25% के करीब ये टेस्टेड है। तो 25% के करीब अगर हमारी लोकेशन टेस्टेड है तो हम उस लोकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर मैं इस वाले सप्लाई जोन को भी सही से मार्क करूंगा तो फिर मैं इसको यहां तक लेके आऊंगा। तो मैं अगर बोलूं कि ये वाला भी सप्लाई जोन जो हमने मार्क किया और इसको नीचे तक लेके आए, ये भी 50% तक टेस्टेड है, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बताओ सर। लोकेश सर, जितिन सर, थोड़ा सा अगर आप अनम्यूट रखेंगे तो हम डिस्कशन कर पाएंगे। टेस्टेड बिल्कुल तो सर, है ये सर मेरा। नहीं कंसिडर कर सकते इसको क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है। टेस्टेड तो है ही है, प्लस लोकेशन 25% से ज्यादा टेस्टेड है, तो लोकेशन अगर हमारी 25% से ज्यादा टेस्टेड है तो हम उनको लेंगे ही नहीं। राइट। अब हाफ ईयरली हम देख चुके, अब आते हैं सर क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे सब डिमांड जोन तलाशने की कोशिश करते हैं। अभी ये क्वार्टर खत्म नहीं हुआ, अगर हो जाता तो ये 25-27 रुपए वाले एरिया को भी हम एक अच्छा डिमांड जोन मान लेते, पर अभी के लिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। ये जो नीचे जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, लगभग लगभग यहीं पर ही क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनता है। क्या ये बात पे एग्री करते हैं आप सभी? सप्लाई जोन कैसे है सर ये? सॉरी, डिमांड जोन। यहाँ पर क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है जो हाफ ईयरली को कोइंसाइड करता है। बिल्कुल। ठीक है सर। अब इस तरफ सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर, ये हमने करंट मार्केट प्राइस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके लेफ्ट में चलना है और ऊपर की तरफ देखना है रेड एक्साइटिंग कैंडल। इसके ऊपर चले और रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखे तो एक ये वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखती है जो ऑलरेडी इससे पहले बने हुए ये वाले सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन से बनी है। तो क्या ये वाला सप्लाई जोन फ्रेश है? नहीं, ये वाला टेस्टेड है। और ये वाले सप्लाई जोन को हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। और यहां से जब प्राइस नीचे आई दोबारा तो मल्टीपल बेस कैंडल के साथ नीचे आई। ये वाला एक सप्लाई जोन बहुत अच्छा था, अगर मैं इसको बोलता लेग इन, बेस, लेग आउट, तो यहां से प्राइस का रिफ्लेक्ट होना बनता था। और जब प्राइस एक बार के लिए 31 रुपए पे पहुंची भी 2021 मार्च में, तो उसके बाद बड़ी तेजी से नीचे आई और प्राइस 2022 में 19 रुपए के आसपास पहुंच गई। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? क्योंकि यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश और इस सप्लाई जोन की अचीवमेंट क्या थी, इसने ये प्रीवियस वाले इस वाले डिमांड जोन को ब्रीच किया था। मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये इसकी प्रॉक्सिमल लाइन है और ये इसकी डिस्टल लाइन है। तो ये जो पीछे जो यहाँ पर ये जो डिमांड जोन बना हुआ है, जो प्राइस को बहुत ऊपर लेके गया था और ईयरली के सप्लाई जोन तक लेके गया था, इसने इस ईयरली के पुराने डिमांड जोन को भी ब्रीच कर दिया था इस क्वार्टरली के टाइम फ्रेम में। इसका मतलब ये क्वार्टरली का टाइम फ्रेम जो था ये सबसे ज्यादा पावरफुल, इसलिए इस क्वार्टरली के टाइम फ्रेम ने क्या किया, जब प्राइस इसकी डिस्टल लाइन तक पहुंची, रादर डिस्टल को भी थोड़ा सा क्रॉस कर गई थी, उसके बाद प्राइस ने यहां से डाउन मूव देना शुरू किया और एक बार के लिए प्राइस वापस नीचे आ गई। कहां से कहां तक आई? 31.68 रुपए से घट के प्राइस आ गई 15.18 रुपए। क्या यहां तक की बात सर हम समझ पा रहे हैं? जी सर। इसके अलावा और थोड़ा पीछे चलने अंदर तो एक सप्लाई जोन ये नजर आता है, पर ये वाला सप्लाई जोन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलरेडी इसकी रिफ्लेक्शन से बना है और इस वाले सप्लाई जोन को भी 25% तक 20% तक ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। इसके पीछे चलते हैं, और कौन सा सप्लाई जोन दिखता है? एक ये वाला सप्लाई जोन दिखता है जो इस वाले सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन से बना है। तो इसको भी तो हम फ्रेश नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बन रहे हैं। मैं आपको एक बार लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे कि ये वाला जो सप्लाई जोन है ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना है और जो ये वाला सप्लाई जोन है ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना है प्लस इसकी रिफ्लेक्शन से बना है।
प्राइस यहीं आके तो नीचे गई है, इसकी रिफ्लेक्शन से ये वाला बना था, इसकी रिफ्लेक्शन से ये वाला बना है। ये सबसे पावरफुल था जिसने प्राइस को एक बार के लिए नीचे डाउनवर्ड शिफ्ट किया। अब इसके बाद कौन सा सप्लाई जोन बचता है? इसके बाद जो एक इकलौता सप्लाई जोन बचता है वो यही वाला सप्लाई जोन है, पर ये वाला ऑलरेडी 25% तक टेस्टेड है। प्राइस इसके अंदर 25% तक पेनिट्रेट कर चुकी है। क्या सर इतनी बात हम समझ पा रहे हैं इस ग्राफ को देख के? जी जितिन सर मैं तेज तो नहीं बोल रहा, लोकेश भाई तेज तो नहीं बोल रहा आपकी बात? नहीं नहीं सर, सही सही है। मंथली पे चलते हैं, मंथली पे चलते हैं। मंथली पे अच्छा, मुझे सारी चीजें एक बार हटानी पड़ेंगी, अनडू करनी पड़ेंगी, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली नजर आए। मंथली पे पिक्चर चेक करते हैं सर, डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, सब चीजें चेक करते हैं। मंथली पे जो एक फ्रेश डिमांड जोन बना है उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। क्या इसे हम एक फ्रेश डिमांड जोन बोल सकते हैं मंथली का? जी तो इसका मतलब प्राइस चल हाफ ईयरली से रही है, क्वार्टरली से रही है, और नए नए मंथली के डिमांड जोन भी बनाती जा रही है। उसके नीचे एक मंथली का डिमांड जोन ये बना, पर इस वाले डिमांड जोन की कोई अचीवमेंट नहीं थी जो हम नीचे वाला ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए प्राइस इसे सॉरी, प्राइस इस एरिया में आई भी नहीं, और इस एरिया में आने से पहले ही यहां पर एक नया मंथली का डिमांड जोन बनाया। और इस मंथली के डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या है? अगर हम इस मंथली के डिमांड जोन की अचीवमेंट की बात करें तो इस मंथली के डिमांड जोन ने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच करके इसकी डिजिटल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। क्या यहां तक बात हमारी जायज है? जी ठीक है सर, अब थोड़ा सा और आगे चलिए, ये सारा अंडू करके हटाना पड़ेगा। ओके, अब इसके ऊपर देखिए कहां पर आपको फॉल नजर आता है, कोई एक्साइटिंग कैंडल नजर आती हो? ये वाला एक सप्लाई जोन है जो अभी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला सप्लाई जोन जो है इसकी रिफ्लेक्शन से बना है, ये वाला सप्लाई जोन इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। और पीछे चल के देखते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये वाला जो सप्लाई जोन यहाँ पर एक हमें दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ सर, ये रहा, इसकी रिफ्लेक्शन से ये बना था, ये वाले सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन से ये बना था। तो सर कोई भी क्या हमें मंथली पे भी फ्रेशली सप्लाई जोन दिख रहा है? नहीं नहीं। एक जो बड़ा जबरदस्त सप्लाई जोन था वो ये वाला था, और इसने अपना कमाल दिखाया और प्राइस को नीचे लेके गया। ये वही सप्लाई जोन है जो हमें क्वार्टरली पे भी साफ साफ नजर आ रहा था कि प्राइस को बहुत नीचे ले जा करके इसने पुश कर दिया। ठीक है सर, आप कहने को कह सकते हो कि ये सप्लाई जोन है जहां भी प्राइस खड़ी है, पर ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। तो मुझे कहीं पर भी इस पूरी पिक्चर के अंदर एक ये सप्लाई जोन है, इसकी रिफ्लेक्शन से ये बना है, कोई फ्रेश सप्लाई जोन दिख नहीं रहा। ये रहा, ये उसकी रिफ्लेक्शन, सब एक दूसरे की रिफ्लेक्शन से बनी, सब टेस्टेड है। तो मंथली तक में कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। अब जितिन सर के सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा। जितिन सर, प्राइस अगर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली और मंथली के टाइम फ्रेम चारों के सपोर्ट से चल रही है, तो उसे रोकने के लिए यार कम से कम हम क्वार्टरली का सप्लाई जोन तो ढूंढेंगे ना। पर यकीन मानना, क्वार्टरली छोड़ो, यहां पर कोई मंथली का भी फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है। इसलिए इसे बुलपिक बोला था कि आपको 30 रुपए में खरीदारी करवा रहे हैं, 30 रुपए के अंदर, मात्र 30 रुपए में। और इट कुड बी कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर जाए, ये 97 को भी क्रॉस करके 100, 200, 400 कितना हो जाए कुछ नहीं पता। मैंने ग्रुप में 41 इसलिए लिख दिया कि कुछ लोग घबराए हों, उन्होंने खरीद ली हो शेयर, तो कल को प्रॉफिट बुकिंग ना कर पाए, प्राइस हल्का सा ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर जाए, तो फिर वो परेशान ना हो। पर क्योंकि आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो आपको मैं रेगुलर क्लास के तरीके से समझाऊंगा, लॉजिक के साथ। वीकली पे चलते हैं सर। वीकली पे
वीकली पे भी यहाँ बैक टू बैक डिमांड जोन बनते जा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सर? और बनते जा रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, पुराने वाले बिना टेस्ट हुए। ऐसा नहीं है कि पुराने वालों की रिफ्लेक्शन है, नहीं, पुराने वालों को बिना टेस्ट किए यहाँ पर वीकली के नए नए डिमांड जोन बनते चले जा रहे हैं। तो इस वाले वीकली के डिमांड जोन को भी एक बार के लिए हम मार्क कर देते हैं। और इसके नीचे भी एक वीकली का डिमांड जोन है, और उसके नीचे तो बड़ा ही खतरनाक वीकली का डिमांड जोन है जो मंथली को कोइंसाइड करता है। उसके नीचे जो वीकली का डिमांड जोन है वो भी मंथली को कोइंसाइड करता है। उसके नीचे जो वीकली का डिमांड जोन है वो तो मंथली को ना सिर्फ कोइंसाइड कर रहा है, हाफ ईयरली को भी कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टरली को भी कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी है। तो बड़े जबरदस्त जबरदस्त डिमांड जोन बन रहे हैं। अब सप्लाई जोन की तलाश करते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर चल के, जो 38.13 रुपीज पे हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है। शायद हमारी 10-20 पैसे लाइन नीचे ड्रॉ हो गई, कोई बात नहीं, अब सही ड्रॉ है। अब चलते हैं लेफ्ट में, और इस 38.40 के ऊपर देखते हैं यहाँ पर कौन सा हमें फ्रेश सप्लाई जोन नजर आता है। एक तो ऑलरेडी ये सप्लाई जोन के अंदर ये प्राइस खड़ी हुई है, ठीक है सर, एक ऑलरेडी ये सप्लाई जोन के अंदर प्राइस खड़ी हुई है, जो कि ये रहा, ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। तो क्या आप इसे फ्रेश मानेंगे? एक के ऊपर वाला भी मान लीजिए, इसकी रिफ्लेक्शन 2 बार टच हो चुकी, एक बार और एक 2 बार, ना तो ये फ्रेश ना इसके ऊपर वाला फ्रेश। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं सर, सॉरी, इस गोलों को मैं वापस लोकेशन पे ले आता हूँ, ठीक है। अब गोले गायब करके सिर्फ बैक साइड पे चलते हैं, सिर्फ मैं बैक की एरो दबा रहा हूँ और हम पीछे की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ तक का सारा एरिया देख लिया था, कुछ भी फ्रेश नहीं मिला हमें। अब ये वाला एरिया इसकी रिफ्लेक्शन है, ये वाला एरिया इसकी रिफ्लेक्शन है, ये वाला एरिया इसकी रिफ्लेक्शन है। तो सर यहाँ तक भी क्या हमें कुछ फ्रेश मिला है? ये कैंडल कौन सी है? ये है मार्च या जून 2014 की कैंडल। जून 2014 तक हमें कुछ भी फ्रेश सप्लाई जोन वीकली के ऊपर भी नहीं दिख रहा। क्या यहां तक की बात पे आप लोग एग्री करते हैं? एक इसको भी सप्लाई जोन मान लो, 3 बेस कैंडल वाला, ये उसी की रिफ्लेक्शन है, ये सब उसी की रिफ्लेक्शन है। तो एक एक सप्लाई जोन जो है ना वो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड, मल्टीपल टाइम। सारे के सारे सप्लाई जोन जून 2014 तक के, यानी कि 54 रुपए तक के कोई भी सप्लाई जोन फ्रेश नहीं है। क्या यहाँ तक की बात पे लोकेश और जितने आप एग्री करेंगे? जी। हाँ जी। तो अब हम और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आज हम सिर्फ प्राइस एक्शन को लेके ही चीजें देख रहे हैं, और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। अब सर ये वाला जो सप्लाई जोन है जो हमने मार्क किया था, ये वाला, क्या ये इधर वाले सप्लाई जोन की या इस वाले सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन कह लो या इसकी रिफ्लेक्शन कह लो, क्योंकि प्राइस इधर तक आई और यहीं से फिर नीचे चली गई। ये वाला जो सप्लाई जोन है ये इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। तो इधर तक भी कुछ फ्रेश नहीं दिख रहा, और डेट आ गई है दिसंबर 2013। अब इसके पीछे चल के देखें, दिसंबर 2013 तक हमारे पास कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है। मैं सिर्फ एरो दबा रहा हूं सर बैक जाने के लिए, कुछ साइज छोटा बड़ा नहीं कर रहा, सिर्फ पीछे की तरफ चल रही। अब क्योंकि हमने ये वाला एरिया तक तो देख लिया था जून 2013 तक का, अब इससे ऊपर का देख लिया, ये लाइन के हम सीधा पैरेलल चल रहे हैं और इसके ऊपर देख लिया, ये वाली यहां तक का हमने देख लिया था, इस वाली लाइन के पैरेलल चल रहे हैं। एक ये सप्लाई जोन था, उसी की ये रिफ्लेक्शन दिख रही है, ये इस वाले सप्लाई जोन की रिफ्लेक्शन दिख रही है, ये वाला सप्लाई जोन इसकी रिफ्लेक्शन है। और कौन सा सप्लाई जोन बचता है? ये सप्लाई जोन बचता है, ये इसकी रिफ्लेक्शन से ये बन गया। यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ पर डेट क्या आ जाती है? अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010। तो अब अक्टूबर 2010 तक, अभी तक तो हमें बस एक यही फ्रेश दिख रहा है। अब ये भी फ्रेश है कि नहीं है, ये क्योंकि इस वाली लाइन के ऊपर है। तो अब इस वाली लाइन को देखते हुए, इस वाली लाइन पे जहाँ पे लाइन लाइन हमने खींच दी, यहाँ तक देखते हुए अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कोई और फ्रेश सप्लाई जोन शायद हमें दिख जाए। मेरे को तो ये समझ में आ रही है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर कोई सप्लाई जोन फ्रेश है ही नहीं, अभी तक कोई फ्रेश मूवमेंट होगी तो पता चल जाएगा, पर एज ऑफ नाउ इसके अंदर कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है। एक जो ये इस लाइन पे ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है 81 रुपीज पे, अगर हम पीछे चलते हैं
तो 81 रुपीज पे भी यही वाली इसकी रिफ्लेक्शन से बना है। एक ये वाला छोटा सा एरिया जो फ्रेश दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश। इसके पहले का प्राइस एक्शन है या नहीं है जरा देखो। 93 से 98 वाला बस एक फ्रेश दिख रहा है, उसके अलावा और कोई फ्रेश नहीं दिख नहीं। 93 वाला भी फ्रेश नहीं लोकेश। अगर हम देखें तो ये 93 वाले में भी प्राइस एक बार के लिए इसको हिट कर चुकी है, और यहाँ से इतनी बड़ी इसने एक बार डाउन मूव भी दे दी थी। ये एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन रही थी जो एक बार के लिए रेड बेस कैंडल भी बन गई थी, पर जब ये इस वाले डिमांड जोन में आई तो यहाँ से फिर जाके प्राइस ऊपर चली गई, और यहाँ तक के प्राइस एक्शन का फिर से इस वाले सप्लाई जोन का सहारा लेके चल चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ के बहुत सारे जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं 93 रुपीज तक में, और डेट आ जाती है लगभग लगभग नवंबर 2007। नवंबर 2007 तक की हम सारी रिपोर्ट देख चुके हैं। हमें वीकली पर भी कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं दिख रहा, और दूसरी तरफ मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पर नए नए डिमांड जोन बिल्टअप होते जा रहे हैं। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, बस इसके पीछे प्राइस ऊपर है ही नहीं, इसके नीचे कोई और सप्लाई जोन है ही नहीं। तो अगर मेरी कैलकुलेशन आप पूछो जितिन भाई, तो अगर इसका टारगेट होना चाहिए इस स्टॉक का, तो मैं अभी आपके सामने लिख दे रहा हूं, एक बार के लिए 90 रुपीज पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, जो हमने 30 रुपए में खरीदी। उसके बाद नए प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि 90 से 93 के बीच में कहीं पे भी पेंडिंग सॉलिंग ऑर्डर जो है ना वो शुरू हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद नए डिमांड जोन का वेट करेंगे, जहां मंथली का नया डिमांड जोन बनेगा वहां पर हम एग्जिट कर सकते। क्या हमारी अप्रोच इस स्टॉक को लेके सही है, या आपको इसमें कुछ डाउट है? सही है लोकेश सर। जी। एज पर स्टडीज हम लोग नहीं फाइंड कर पा रहे सप्लाई जोन, तो बिल्कुल सही बात है, एक्सपेक्ट करेंगे कि एकदम ऊपर जाए। सर जब कुछ फ्रेश है ही नहीं, जब कुछ फ्रेश पेंडिंग ऑर्डर है ही नहीं, कोई नए आ गए पेंडिंग ऑर्डर तो बात अलग है। और देखिए ईयरली का जो डिमांड जोन है, जो ईयरली का डिमांड जोन है वो कोइंसाइड कर रहा है। इसी के पास यहीं कहीं हमें हाफ ईयरली का दिख गया था, यहीं कहीं हमें क्वार्टरली का दिख गया था, फिर यहाँ तो मंथली के दिख गए थे, फिर 3 वीकली के दिख गए थे। तो मतलब डिमांड जोन तो बनते चले जा रहे हैं, पर सप्लाई जोन है ही नहीं। और अगर सप्लाई जोन नहीं है और डिमांड जोन बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, तो इट मीन्स व्हाट, प्राइस को रोकने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो एक लौती चीज यहाँ पर थी प्राइस को रोकने के लिए, वो प्राइस को एक बार ऑलरेडी इतना नीचे ले आई, पर उसके बाद प्राइस ईयरली के डिमांड जोन में आया और प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करते ही चल पड़ा, और प्राइस ने यहां तक की अपमूव ऑलरेडी दे दी है, चार गुना की अपमूव दे दी है। यहां से अभी बहुत बड़ी एक रैली बाकी है। अब कुछ लोगों को ये ना लगे यार पंकज ने प्रॉफिट तो बुक कराया नहीं, तो उन्हें मैंने बोल दिया कि आप 41 रुपए पे बुक कर लेना। पर सच्चाई ये है कि 90 रुपए से पहले मुझे कुछ दिखता ही नहीं इस स्टॉक में कि मैं इसको बेच दूं। 93 से पहले नहीं दिखता, पर फिर भी मैं 90 बोल रहा हूँ कि चलिए 90 पे एक बार के लिए हम बेच देंगे। क्या इस स्टॉक की स्टडी से आप सेटिस्फाई हैं? है तो बिल्कुल, मगर इसमें एक चीज है कि ये जो बेशक से टेस्टेड जोन है, मगर इन्होंने ड्रॉप तो बहुत तगड़ा दिया ही है। हाँ लोकेश, दिया है ड्रॉप तगड़ा, पर उस एरिया में प्राइस ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स जा चुकी है ना। तो इसका मतलब हाँ, जितने पेंडिंग ऑर्डर थे वो सारे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो जो अब थोड़े बहुत जो बचे हुए पेंडिंग ऑर्डर हैं, जिस एरिया में प्राइस अभी तक नहीं गई, वो 93 से 97 तक का एरिया था। तो उस एरिया को तो हमने छोड़ दिया ना लोकेश। ओके। उस एरिया को तो हमने कह ही रहे हैं कि हम उससे भी 2-3 रुपए पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे 90 रुपीज पे, और हम निकल आएंगे। अगर दोबारा से फ्रेश बाइंग बनती है शेयर में तो कहां बनती है वो बता देता हूं आपको। ये जो एक वीकली का एरिया है जहां पर एक 3-4 बेस कैंडल बनी है, आप अपना 20% पैसा यहां डाल सकते हैं, आप अपना 40% पैसा इस मंथली के बॉटम वाले एरिया में डाल सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको और इन्वेस्ट करने का मन है स्टॉक के अंदर कि भाई मेरा पेट तो नहीं भरा, तो ये जो मंथली का एकदम बॉटम वाला एरिया है, यहाँ पर आप अपना 40% पैसा डालिए और मौज लीजिए, और बने रहिए इस स्टॉक में लंबे समय के लिए। एक और, अगर आपका मन है नहीं यार इतना भी नहीं और भी डालूंगा, तो यहाँ पर
फिर हमें कोई ना कोई और एरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो हाफ ईयरली पे होगा। तो हाफ ईयरली पे मुझे ये ऊपर वाला एरिया ही बहुत बढ़िया लग रहा है, जहां पर ये भले ही 3-4 बेस कैंडल है लेकिन सारी एक दूसरे को गैप अप करते हुए, और उसके बाद से यहाँ से सारा प्राइस का ही अपमूव का खेल शुरू हो गया। तो एक ये हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल के आसपास जो डिमांड जोन बन रहा है, यहाँ पर भी हम बाइंग कर सकते हैं। पर अगर मैं हूं, मैं कहाँ करूंगा, इस डेली पे आएंगे तो यहाँ डेली पे ना काफी टाइम कंसोलिडेशन चला है, बहुत टाइम कंसोलिडेशन चला है, और इसी कंसोलिडेशन के बीच में हमने बाइंग की थी। तो जितिन भाई ने मेरे को कहा था सर मैंने शेयर तो खरीद लिया, लेकिन खरीदते साथ ही मेरा 1% डाउन हो गया। तो मैंने जितिन भाई कहा था इंतजार करो, सब्र करो, बहुत ऊपर जाएगा शेयर। जितिन भाई क्या अभी प्रॉफिट में है? हाँ सर, अभी तो पॉजिटिव में है। हाँ, और मेरे हिसाब से कम 25-30% प्रॉफिट में होगा। किसकी बात हो रही है सर? किसका बोल रहे हो? महाराष्ट्र बैंक। अच्छा, महाराष्ट्र बैंक में तो 30% है ही ना अभी। 30 पे लिया था हमने ये। 30 रुपए पे लिया था, 40 तक, 39 तक पहुंच गया था, थर्टी नाइन पॉइंट कल समथिंग तक। 39 पे था, 30% था ये कल। हाँ, 30% तो है ही है। तो अभी भी और बाइंग के मौके मिले तो इसकी जगह भी ये वाला भी छोड़ देना, वीकली का एरिया, इसमें कुछ अच्छा डेली का दिख नहीं रहा। पर यहाँ से कंसोलिडेशन ने क्या किया, इस कंसोलिडेशन ने ना बहुत अच्छा काम किया है। और वो अच्छा काम क्या किया इस कंसोलिडेशन ने, इसने ये सारी पीछे की जो थी ना, ये सारा एरिया इसको ब्रीच करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वैसे तो यहाँ कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, पर ये डिमांड जोन अच्छा है, भले ही यहाँ मल्टीपल बेस के अंदर। फिर भी अगर मुझे लग रहा है यार एज पर रूल मुझे इजाजत नहीं देता, छोड़ दो इस एरिया को, नीचे आ जाओ। ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड है, इसको भी छोड़ दो, इस वाली लाइन को ड्रॉ करो, इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पर प्ले कर लो। प्ले करने का फायदा ये गोल्डन क्रॉस ओवर भी मिल जाएगा। तो इस गोल्डन क्रॉस ओवर को भी प्ले कर लेना, इस डिमांड जोन को भी प्ले कर लेना, अच्छा चलेगा ये वाला डिमांड जोन। उसके नीचे ये मंथली का ये है ही डिमांड जोन, यहाँ पर प्रॉक्सी अपनी एंट्री ड्रॉ कर लेना, और एसएल इस मंथली के डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे रख लेना। एक एंट्री यहाँ पर प्लान होती है। अगर हमें ऊपर वाले एरिया को छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो एक एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ हमारी बनी जिसमें गोल्डन क्रॉस ओवर है, ये सेकेंड एंट्री बनती है। थर्ड एंट्री प्लान करनी हो तो कहाँ बनती है, ये बनती है जी थर्ड एंट्री। इसको मैं विक टू विक खेलूंगा, इधर मैं एंट्री विक पे लूंगा बजाय की बॉडी पे लेने की। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है, 50-60 पैसे 30 पैसे का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर, और यहाँ इसके बाद ये अपमूव भी बड़ी तगड़ी आई है, और इस अपमूव ने इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, पर इस वाले सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो पीछे की सारी कंसोलिडेशन ये सारे एक गार्बेज एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ऑब्वियसली मैं इसको भी प्ले करना पसंद करूंगा। तो मेरी अभी तक की यहाँ पर 3 एंट्रीज और फ्रेश बनती हैं जो मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ। एंट्री नंबर 1 जो कि 29 रुपीज पे है, एंट्री नंबर 2 जो कि 28 रुपीज पे है, एंट्री नंबर 3 जो कि 24 रुपीज पे। सर अब ये मेरी तरफ से पूरा प्राइस एक्शन था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। आप लोगों के जो डाउट्स हैं आप कृपया कर पूछिए। बैंक ऑफ इसमें तो नहीं महाराष्ट्र है को कुछ भी ऐसा कुछ। किसी आदमी को सजेस्ट कर सकते हैं? अगर कोई पूछे कि भाई हमें कोई स्टॉक सजेस्ट करो, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से सजेस्ट किया जा सकता है भाई साहब देखो, आप ना करंट किसी प्राइस को भी पे। ना सजेशन दो जितिन, हम्म। किसी को भी सजेशन दो, कोई बुराई नहीं है। पर ना हम्म। पहले खुद की कन्विक्शन देखो कि करंट मार्केट प्राइस पे हमने कभी भी किसी स्टॉक को सजेस्ट नहीं करना। हमने हम्म। स्टॉक को सजेस्ट कहाँ करना है सर? जब उसके वो डिमांड, सप्लाई सप्लाई जोन में। हाँ, डिमांड जोन। डिमांड जोन में, ठीक है हाँ। तो मैंने अभी आपको 3 लोकेशन दी ना सर, क्या हो सकता हम्म। है प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हो जाए यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ आ जाए लोग प्रॉफिट बुकिंग करने, तो या तो यहाँ रेकमेंड कर देना, या यहाँ कर देना, या फिर यहाँ कर देना। नहीं तो कोई नया डिमांड जोन बनने दो डेली का, तब रेकमेंड करना। सीएमपी पे किसी को क्यों खरीदवाना, उसका 1 रुपए भी प्राइस नीचे गया वो आपका खून चूस जाएगा। सही आपको बात। तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपने 30 रुपए पे खरीदा है, उसको हम्म। पड़ जाएगा ओके मेरा 2.5% स्टॉक तूने गिरवा दिया। ठीक तो ये बात तो है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लो, 125 मिनट पे अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन दिख जाए तो यहाँ उसको रेकमेंड कर देंगे। ये रहा एक डिमांड जोन, शायद ये फ्रेश रिफ्रेश सही से नहीं हो रहा, दोबारा से रिफ्रेश करके लाते हैं। तो 125 मिनट पे कोई अगर आपको अच्छा डिमांड जोन दिख जाए, मुझे तो यार ये अल्टीमेट डिमांड जोन लगता है। आप मानो या ना मानो, ये वाला तो खेलना बनता है। आप उसे यहाँ रेकमेंड कर दो कि प्राइस भाई जब इधर आए ना तकरीबन 34 रुपए के आसपास, जो भी 34.5 रुपए,
खरीद लियो। वो पूछे एसएल कहाँ रखूं, तो बिल्कुल इसको वीकली के नीचे रखवा देना एसएल को, और उसको बोलना बस हो जा लॉन्ग। फिर क्या सोच रहा है? अगर तेरा इतने ऊपर खरीदने का मन ना हो, जिसने इतनी बड़ी मूव दी है, तो फिर तो खरीदेगा कहाँ? और इसने ये सारी कंसोलिडेशन को भी खत्म की है, ये वाले सप्लाई जोन को भी खत्म की है, ये सारी कंसोलिडेशन गार्बेज सबको खत्म करके प्राइस ऊपर गई है। यहाँ खरीदवा दो, पर सीएमपी पे मत खरीदवाना। हम्म। ठीक है। सीएमपी में आपको तब रेकमेंड करता हूं जब प्राइस ऑलरेडी डिमांड जोन में होती है, जैसे एसबीआई की केस में मैंने आपको बताया। लोकेश सर, डाउट्स प्लीज। अभी तो कुछ नहीं है सर इसमें, तो ये थोड़ा बहुत तो ठीक ही लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कल से ना हम ऐसे धीरे धीरे ही चलेंगे, चाहे हम दिन का एक स्टॉक ही डिस्कस कर पाए, कोई बात नहीं, कौन सा हमें जल्दी है स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में करोड़ रुपए कमाने। हम पीएसयू के ना 3 4 5 स्टॉक बड़े जबरदस्त जो चल रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि उनमें हम ये समझ सकें कि हमारे को अगर एंट्री मिलती है तो हम कहाँ एंट्री प्लान करें। एक जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे नजर रखना, मैं 59 रुपीज से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आज वो 79 का है, और सिर्फ 1 महीने के अंदर वो 59 से 79 हुआ है। पर वही है ना यार, मेरी लिमिटेशन है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतनी स्क्रीन नहीं है, इतने लोग नहीं है कि वो सब चीजों पर नजर रख सके। तो आप और नन्नी भी अगर साथ आ जाओगे तो हमें लगता है कि हम चीजों को थोड़ा मैनेज बेहतर कर पाएंगे। नन्नी माने लोकेश भाई। बिल्कुल सर, फुल सपोर्ट। रिकॉर्डिंग बंद कर दें आप? हाँ सर, रिकॉर्डिंग बंद करके सेव कर लीजिए, वरना क्लास ओवर हो जाएगी 1 मिनट के अंदर।